गुप्ता एंड गुप्ता जो कि गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है। सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी का चैप्टर है कंक्रीट स्ट्रक्चर या कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन पेपर है, इसी का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, जिसका क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैच करता है, चाहे वो जेई का हो, जो एग्ज़ाम वो जेई का हो या फिर स्टेट एई का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो गुप्ता एंड गुप्ता है, उसी बुक का ये चैप्टर है, 14th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 13 तक के चैप्टर जो है एफएम से सॉल्व करते हुए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर तक का टोटल चैप्टर को हम लोग सॉल्व करके एनालाइज करते हुए वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये 14th नंबर चैप्टर है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और स्टार्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये चैप्टर जो है 14th नंबर चैप्टर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर इसको आरसीसी बोलते हैं, या फिर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। हम लोग इसको आरसीसी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसको लेकर के चलते हैं। तो आज जो मेरा है उसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। लास्ट पार्ट में हम लोग, जो लास्ट पार्ट था वो थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम लोग 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आरसीसी का जो टॉपिक है, या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोले, कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन बोले, या फिर आरसीसी बोले, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोले, ये सब एक ही होता है। तो हम लोग थर्ड पार्ट तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 40 तक सॉल्व किए हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग 40 से लेकर 80 तक सॉल्व किए हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग 80 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। दैट मीन्स हम लोग थर्ड पार्ट तक के सॉल्व कर चुके हैं। ये फोर्थ पार्ट होगा, आज 4th नंबर पार्ट देख रहा है, या 120 से जो आगे का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस 120 से ही शुरू करते हैं। 120 क्या करता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए पूछ रहा है, स्टील के लिए। तो स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है कितना होता है, 1.15 होता है स्टील के लिए। यही अगर कंक्रीट के लिए पूछता है तो कंक्रीट के लिए कितना होता है, 1.5 होता है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 ही चल रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। स्ट्रेन पूछ रहा है कंक्रीट में मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035 होता है। इसका स्ट्रेन डायग्राम देखा जाए तो स्ट्रेन डायग्राम एक बार देख लेते हैं। मान लिया जाए ये हो गया, ये जो होता है स्ट्रेन डायग्राम है, मैक्सिमम जो होता है टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे वो कितना होता है, 0.0035 होता है। और कुछ डिस्टेंस पे जो होता है कितना होता है, 0.002 होता है, 0.002 होता है। और अगर टेंशन साइड में देखा जाए तो 0.002 प्लस 0.87 F डिवाइड बाई ES होता है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। ये होता है टेंशन साइड में, ये होता है कंप्रेशन साइड में। मैक्सिमम कितना हो गया कंप्रेशन साइड में, और 0.035 होता है। और नीचे टेंशन साइड में अगर देखा जाए तो 0.002 प्लस 0.87 F डिवाइड बाई ES होता है प्लस में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, मैक्सिमम पूछ रहा है स्ट्रेन कहाँ, कंक्रीट में एट द आउटर मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो 0.0035 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितना होता है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी होता है L/500 एंड डिवाइड 30 या 20 mm, बीच एवर इज मैक्सिमम। इसमें जो मैक्सिमम होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी बोल रहा है, L/500 प्लस L होता है लीनियर डायमेंशन और D होता है लेटरल डायमेंशन। तो L डिवाइड बाई 500 प्लस D/30 या 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम इज नोन एज मिनिमम एसेंट्रिसिटी फॉर डिजाइन। इस तरह से इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 देखते हैं। फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम टू विदिन परमिसिबल लिमिट, द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर IS 456 19678 शुड नॉट एक्सीड
सिंपली सपोर्ट बीम के लिए पूछ रहा है, और पूछ रहा है विद इन परमिसिबल लिमिट। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ विद इन परमिसिबल लिमिट। हम लोग जानते हैं कि अप टू स्पैन 10 मीटर, अप टू स्पैन 10 मीटर तक के, अगर स्पैन 10 मीटर तक के है तो जो रेशियो होता है एल बाई डी का, स्पैन बाई डेप्थ डिफ्लेक्स, स्पैन बाई डेप्थ रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है कैंटिलीवर बीम के लिए, 20 होता है सिंपली सपोर्ट के लिए, और 26 होता है कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पर पूछ किसके लिए है, तो सिंपली सपोर्ट के लिए पूछ रहा है। तो सिंपली सपोर्ट में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, 7 हो जाएगा किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, और 26 हो जाएगा किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए। ये कैंटिलीवर बीम के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और कंटिन्यूअस के लिए 26। इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार ऑफ डायमीटर 5। डेवलपमेंट कितना होता है, डेवलपमेंट लेंथ अगर देखा जाए तो 5 सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 टॉ बी डी। इसी को अगर हम एलएसएम में निकालें कितना होता है 0.87 एफ बाई टू 5 डिवाइड बाई 4 टॉ बी डी। 0.87 एफ बाई डिवाइड बाई 0.7 एफ बाई 5 डिवाइड बाई 4 टॉ बी डी। अगर टॉ बी डी का जो वैल्यू है, अगर कंप्रेशन फाइबर यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मेंबर यूज़ करते हैं तो 25% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर एच बाई एच डी बार यूज़ करते हैं तो उसमें कितना इंक्रीज करता है, 60% मेरा इंक्रीज कर जाता है। कंप्रेशन में 25% इंक्रीज करता है, और एच बाई एच डी बार में 60% इंक्रीज करता है। तो डेवलपमेंट लेंथ मेरा कितना हो गया, 4 सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 4 टॉ बी डी। तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर बार इन टेंशन स्टैंडर्ड हुक जो होता है हैज एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लेंथ। तो स्टैंडर्ड हुक के लिए कितना होता है, स्टैंडर्ड हुक जो होता है यू शेप का होता है। ठीक है, यू शेप का जो एंकरेज वैल्यू होता है कितना होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए 16.5 होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू 16.5 हो गया। सिंपल इसमें अगर ट्रिक देखा जाए, सिंपल होता है तो 45 डिग्री अगर बेंड करता है 45 डिग्री के लिए तो कितना होता है 4.5 होता है। इसी में मल्टीप्लाई कर देना, 45 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 90 डिग्री के लिए कितना हो गया 2 इंटू 4.5 दैट इज़ 8 पाई। फिर से मल्टीप्लाई किए तो 135 के लिए कितना होगा 3 इंटू 4.5, इसको कितना हो जाएगा 12 पाई। और यही अगर यू टेप या यू साइज या फिर और इसमें मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री यू टाइप होता है, वो टाइप में कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से मीन्स 40 डिग्री। यहाँ से कह सकते हैं कि 8 पाई किसके लिए हो गया, तो 90 डिग्री बेंड के लिए, 12 पाई किसके लिए हो गया तो 130, और 16 पाई किसके लिए होगा 180 डिग्री, या फिर यू टाइप के लिए या स्टैंडर्ड टाइप होता है। यू जो होता है स्टैंडर्ड टाइप होता है। बस सिंपल याद रखना है कि 45 डिग्री बेंड में 4.5 होता है, 45 डिग्री बेंड में 4.5 होता है। इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड जो हुक होता है यू टाइप होता है, यू टाइप का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। 180 में कितना हो गया तो 4 इंटू 4.5 दैट इज 16.5 दैट इज सी। नेक्स्ट है क्रीप स्ट्रेन आर। क्रीप जो होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेड लोड, कॉज ड्यू टू डेड लोड वाली, सिर्फ डेड लोड की वजह से होता है क्रीप स्ट्रेन दैट इज ए, इसमें लाइव लोड नहीं होता। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलस रेशियो, जो मॉडुलर रेशियो होता है अभी हम लोग देखे थे, मॉडुलर रेशियो को एम से इंडिकेट करता है। इसका वैल्यू कितना होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी या ई एस डिवाइड बाई ई सी। बट इसमें क्रीप का इफेक्ट आना है, तो क्रीप का इफेक्ट करने के लिए इसी जो है इसी लॉन्ग टर्म लेते हैं। इसी लॉन्ग टर्म का जो वैल्यू होता है, इसी अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो उसका कितना होता है इसी इंटू शॉर्ट टर्म डिवाइड बाई 1 + 5। 5 जो होता है क्रीप कोफिशिएंट हो गया। क्रीप कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है 2.2, 1.6 और 1.1 होता है। 2.2 किसके लिए होता है 7 डेज के लिए होता है, 1.6 कितने होता है 28 डेज के लिए होता है, 1.1 कब होता है 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 का जो वैल्यू है, 5 का जो वैल्यू है या फिर क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू है लॉन्ग टर्म में घटते जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से या क्रीप की वजह से जो ईसी का वैल्यू ये बढ़ेगा ये घटेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो ईसी का लॉन्ग टर्म का जो वैल्यू है ईसी के शॉर्ट टर्म से कम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि जो मॉडुलर रेशियो जो आया था ई एस बाई ई सी, या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देता है 1 + 5 से, 1 + 5 ऊपर चला गया तो मॉडुलर रेशियो जो है क्रीप की वजह से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मॉडुलर रेशियो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया
क्रीप कोफिशिएंट का। मॉडुलर रेशियो जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्रीप कोफिशिएंट का, तो ये डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट इंक्रीज करेगा, यहाँ से कह सकते हैं कि इंक्रीज किया। नेक्स्ट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, श्रिंकेज होता है कंक्रीट का, किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, सही बात है, पासेस ऑफ टाइम बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी श्रिंकेज घटेगा, स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, जो स्ट्रेस या लोड लो एक्ट हो रहा है बीम पे उस पर कोई डिपेंड नहीं करता श्रिंकेज। इस तरह से 1 और 2 सीट मेरा सही हो जाएगा, दैट इज क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस सिंपली सेपरेट बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट बॉटम 2, क्या बोल रहा है, ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस की वजह से इन सिंपली सेपरेट बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम, रेनफोर्समेंट जो है सिर्फ बॉटम में है, रेनफोर्समेंट जो है बॉटम में है, टेंड्स टू डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, तो ये रेनफोर्समेंट डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड करेगा, सही बात है, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड ए। नेक्स्ट इन द सिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट सेक्शन है श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील, श्रिंकेज स्ट्रेस होता है कंक्रीट में जो श्रिंकेज स्ट्रेस होता है उससे श्रिंकेज स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट में टेंसाइल होता है और स्टील में कॉम्प्रेसिव होता है, और कंक्रीट में टेंसाइल होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, श्रिंकेज की वजह से जो वॉल्यूम हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कंक्रीट जो है वो एक्सपैंड होना शुरू करेगा, एक्सपैंड होगा तो इसमें टेंशन हो जाएगा और स्टील में क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, श्रिंकेज की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंक्रीट जो होगा वो टेंशन में आएगा और स्टील जो होगा वो कंप्रेसिव में हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि श्रिंकेज की वजह से जो स्ट्रेस आएगा कंक्रीट में क्या होगा और स्टील में क्या होगा, तो स्टील में क्या हो जाएगा कॉम्प्रेसिव और कंक्रीट में क्या हो जाएगा टेंशन, तो टेंशन एंड कॉम्प्रेसिव, दैट इज बी। ए बीम कर्व इन प्लेन इज डिजाइन फॉर, जो कर्व एक कोई बीम है वो कर्व है तो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो कर्व बीम जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स एंड टॉर्सन तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है। कर्व जो होता है प्लेन में बेंडिंग का बीम का वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्सन तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है इन द स्पेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द क्रोन, एक स्पेरिकल डोम है, सेंटर पे एक लोड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड द मेरिडियनल फोर्स, मेडिसिनल फोर्स क्या होगा, मेडिसिनल फोर्स जो होगा वो कॉम्प्रेसिव होगा, MC। श्रिंकेज सिंकिंग ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट, अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट सिंक कर रहा है तो क्या होता है, सपोर्ट पर जो निगेटिव, अगर मान लिया जाए इस तरह से एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम, इंटरमीडिएट सपोर्ट को सिंक करते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट को अगर सिंक करते हैं तो जो सपोर्ट का जो निगेटिव मोमेंट है डिक्रीज करेगा और स्पैन का जो पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स पॉजिटिव मोमेंट इंक्रीज करेगा और निगेटिव मोमेंट सपोर्ट का वो डिक्रीज करेगा। तो यही बोल रहा है कि रिड्यूस द निगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट का जो निगेटिव मोमेंट है वो डिक्रीज करेगा, सही है, और स्पैन का जो पॉजिटिव मोमेंट है, इंक्रीज द पॉजिटिव मोमेंट ऑफ स्पैन का जो पॉजिटिव मोमेंट है वो इंक्रीज करेगा। तो 1 और 4 इसका सही हो गया, 1 और 4 इसका सही हो गया बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप कंप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हुप स्ट्रेस हम लोग देखें PD/2T होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितना हो जाएगा, तो WR/2D। इन स्पेरिकल डोम द हुप स्ट्रेस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द क्रोन, हुप स्ट्रेस जो होगा वो ऑलवेज जो होता है वो टेंसाइल होता है। हुप स्ट्रेस अगर देखा जाए द स्पेरिकल डोम में जो हुप स्ट्रेस होगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द क्रोन इज कॉम्प्रेसिव फोर्स एनीवेयर एंड टेंसाइल फोर्स एनीवेयर, जो हुप स्ट्रेस होगा ऑलवेज कॉम्प्रेसिव होता है। इस तरह से इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ऑलवेज जो होगा वो टेंसाइल होगा, बाहर की ओर खींच रहा है मीन्स टेंसाइल हो रहा है, जो ऑलवेज जो होगा टेंसाइल होगा। फिगर में देख सकते हैं ऑलवेज जो है इसमें हुप स्ट्रेस जो होगा वो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है, हुप स्ट्रेस जो ऑलवेज होता है वो टेंसाइल होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है इन ए रिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक रिंग बीम है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो शियर फोर्स एट द मिड स्पैन इज 0, तो शियर
शियर होगा, अगर शियर फोर्स जो होगा मिड स्पैन पे वो 0 होगा। अगर देखा जाए रिंग बीम, अगर रिंग बीम का शियर स्ट्रेस डायग्राम देखा जाए तो अगर इस तरह से देखा जाए, इस तरह से होता है, सेंटर पर जो होगा ऑलवेज 0 होगा। शियर फोर्स एट मिड स्पैन इज 0, सही है। द रिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक रिंग बीम दिया हुआ है, इस पर अगर यूडीएल डाला हुआ है तो अगर इस तरह से स्ट्रेस आ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं टॉर्सन एट द मिड स्पैन इज 0, टॉर्सन भी जो होगा मिड स्पैन पे 0 हो जाएगा, सही है। टॉर्सन एट द मिड स्पैन मैक्सिमम नहीं होगा, सेंटर पे दोनों 0 होगा। शियर फोर्स एलवेज एज वेल एज टॉर्सन बोथ आर 0 एट द सेंटर। यहाँ से कह सकते हैं 1 और 3 मेरा सही है, दैट इज 1 और 3। नेक्स्ट है इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पूछ रहा है फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन चेंज। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में अगर देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री स्ट्रेस कंक्रीट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो लीवर आर्म होता है वो चेंज करता है, लीवर आर्म जो होता है वो चेंज करता है, और जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है और लीवर आर्म जो होता है वो चेंज करता है। यही बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन चेंज बट लीवर आर्म रिमाइंस अनचेंज। लीवर आर्म यहाँ पे अनचेंज नहीं होगा, चेंज होगा, और फोर्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा। ये उल्टा दिया हुआ है, होता है सिंपली सेपरेट बीम या सिंपली बीम में होता है। सिंपली बीम में क्या होता है कि लीवर आर्म कांस्टेंट होता है, बट प्री स्ट्रेस में जो होता है लीवर आर्म जो होता है वो चेंज करता है, लीवर आर्म जो होता है वो चेंज करता है। फोर्स ऑफ द टेंशन एंड कंप्रेशन रिमाइंस अनचेंज, ठीक है, फोर्स जो होता है अनचेंज होता है बट लीवर आर्म जो होता है चेंज करता है, ठीक है। अभी हम लोग देखें तो कि लीवर आर्म जो होता है प्री स्ट्रेस में वो चेंज करता है विथ मोमेंट, इस तरह से ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। रेनफोर्समेंट का क्या पर्पस होता है प्री स्ट्रेस में? रेनफोर्समेंट का मेन पर्पस होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को, जो इनिशियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसको डेवलप करना। पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट टू प्रोवाइड एडुकेट बॉन्ड स्ट्रेस गलत, रेसिस्टेंशियल स्ट्रेस गलत, टू इम्पार्ट करा किसका, इनिशियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जो रेनफोर्समेंट होता है प्री स्ट्रेस में उसका मेन फंक्शन होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को, इनिशियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को डेवलप करना, किसमें, प्री स्ट्रेस ये बीम में। इस तरह से इसका तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मली प्री स्ट्रेस बायर आर अरेंज्ड। तो प्री स्ट्रेस बायर होता है कहाँ अरेंज किया जाता है, लोअर पार्ट में अरेंज किया जाता है, दैट इज बी। मस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन। फैक्ट्री प्रोडक्शन में जो प्री स्ट्रेसिंग मेथड यूज करता है कौन सा यूज करता है, तो लॉन्ग लाइन मेथड यूज करता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन में, फैक्ट्री वगैरह में जो यूज होता है प्री स्ट्रेस का वो कौन सा मेथड होता है, तो लॉन्ग लाइन मेथड यूज होता है, दैट इज ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशन सिस्टम दैन इन द पोस्ट। जो लॉसेस होता है, अगर लॉसेस देखा जाए तो प्री टेंशन में जो लॉस होता है वो 18% होता है। लॉसेस जो होता है प्री टेंशन में वो ज़्यादा होता है, तो प्री स्ट्रेस में जो लॉसेस होता है वो कितना होता है, 18% होता है, और पोस्ट टेंशन में जो लॉसेस होता है वो कितना होता है, 15% होता है। तो कह सकते हैं कि लॉसेस जो होता है प्री स्ट्रेस में वो ज़्यादा होता है और पोस्ट स्ट्रेस में कम होता है। तो यहाँ पूछ रहा है द लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशन सिस्टम दैन इन पोस्ट टेंशन, सही है। प्री स्ट्रेस में कितना होता है 18% और इसमें कितना होता है 15%। प्री टेंशनिंग सिस्टम हैज़ ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है प्री टेंशनिंग में, ये भी सही है। फॉर हैवी लोड एंड लार्ज स्पैन, अगर लार्ज स्पैन है और हैवली लोड एक्ट कर रहा है इन द बिल्डिंग और ए ब्रिज, पोस्ट टेंशन सिस्टम चीपर देन प्री टेंशनिंग सिस्टम। हम लोग जो लार्ज स्पैन का कोई अगर बना रहे हैं, जैसे ब्रिज बन रहा है तो उसमें जो गडर बनता है तो पोस्ट टेंशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोस्ट टेंशन जो होता है चीपर होता है किसके कंपेयर में, तो प्री टेंशन में। ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था इसमें, तो इनकरेक्ट इसमें तो कोई नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो पोस्ट टेंशन जो होता है चीपर होता है किसके केस में, तो ब्रिज वगैरह में जो गडर बनता है स्पैन का, लार्ज स्पैन के लिए, तो पोस्ट टेंशन यूजफुल होता है। तो इस तरह से इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर ओनली इन प्री टेंशनिंग। इसमें से कौन सा लॉस है जो सिर्फ प्री टेंशनिंग में यूज होता है एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग।
सिर्फ प्री टेंशनिंग में यूज होता है तो वह इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होता है वो सिर्फ प्री टेंशनिंग में यूज होता है। दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो लॉस होता है सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में यूज होता है, ओनली इन द पोस्ट टेंशन। फ्रिक्शन प्लस एंकरेज, एक एंकरेज लॉस होता है, एंकरेज लॉस होता है, वो भी होता है सिर्फ पोस्ट टेंशन में। तो लॉसेज जो होता है ओनली इन पोस्ट टेंशन, मतलब फ्रिक्शन लॉस प्लस एंकरेज लॉस बोथ आर इन द ओनली पोस्ट टेंशन। और प्री टेंशन में अगर ओनली देखा जाए तो इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है। इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होता है ओनली फॉर प्री टेंशन। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज फॉर हाई ग्रेड कंक्रीट फॉर प्री टेंशन। प्री टेंशन में श्रिंकेज का कोफिशिएंट कितना होता है, 3 × 10⁻⁴ होता है। 3 × 10⁻⁴ होता है। यही अगर पोस्ट टेंशन में होता तो पोस्ट टेंशन में कितना हो जाता, 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई log t + 2, ये होता है पोस्ट टेंशन में। इसी को अगर यहाँ पे 2 कर दिया जाए तो किसके लिए हो गया, पोस्ट टेंशन के लिए हो गया। प्री टेंशन में कितना होता है, 3 × 10⁻⁴। प्री टेंशन में 3 × 10⁻⁴, और पोस्ट टेंशन में कितना होगा, 3 × 10⁻⁴ होता है, सॉरी 2 नहीं 4 होता है। ऑप्शन देखा जाए ये है, ये अगर देखा जाए यहाँ पे 2 कर दे तो किसके लिए हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे अगर 2 कर दिया जाए, यहाँ पे अगर 2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा किसके लिए, 10⁻⁴ होता है पोस्ट टेंशन के लिए। ठीक है, प्री टेंशन में कितना होता है, 3 × 10⁻⁴ प्री टेंशन के लिए। पोस्ट टेंशन में कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई log 10 t + 2। ठीक है, टी जो है दे दिया हुआ है, टी एज ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, टी 2 × 10⁻⁴ होता है, 10⁻⁴ होता है, 10⁻⁴ होता है, ये याद रखना कि 10⁻⁴ दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कोल्ड ड्रा वायर जो होता है उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। दैट इज बी। हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील कॉज, अगर कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया जाए स्टील में तो क्या होगा, कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया जाए तो डक्टिलिटी जो होता है डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ गलत, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ सही है, बट डिक्रीज द डक्टिलिटी जो है डिक्रीज कर जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा आंसर जो हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, क्योंकि जब भी परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ हाई टेंसाइल स्टील हैज डिफिनिट यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर हाई टेंसाइल स्टील के लिए डिफिनिट नहीं होता है, गलत है। डज नॉट शो डिफिनिट यील्ड पॉइंट, बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाई 0.1%, 0.1% नहीं 0.2% होता है। डज नॉट शो, जो हाई टेंसाइल H/SD बार के लिए यील्ड डिफिनिट यील्ड पॉइंट होता है किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। जब माइल्ड स्टील के लिए अगर हम ड्रा करते हैं तो उसमें डिफिनिट यील्ड पॉइंट होता है, बट H/SD के लिए जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता। तो ये गलत हो गया। प्रूफ स्ट्रेस जो होता है 0.2% पर ड्रा करता है, क्योंकि 0.1%, ये भी गलत हो गया। डज नॉट शो डिफिनिट यील्ड पॉइंट, ठीक है, जो यील्ड पॉइंट होता है H/SD का नहीं शो करता है, बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाई 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। 0.2% जो यील्ड प्रूफ स्ट्रेस जो है उसी पर डिफाइन करते हैं यील्ड स्ट्रेस। इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। अगर यहीं पे माइल्ड स्टील रहता तो माइल्ड स्टील के लिए मेरा ये सही होता, क्योंकि डिफिनिट यील्ड पॉइंट होता है किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए होता है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा था, H/SD के लिए था, तो H/SD के लिए जो होता है डिफिनिट नहीं होता, नॉट सो डिफिनिट पॉइंट, बट प्रूफ स्ट्रेस होता है किस पे, 0.2% पे, दैट इज सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ माइल्ड स्टील। करेक्ट पूछ रहा है। इलास्टिक मॉडुलस जो होता है, इलास्टिक मॉडुलस कांस्टेंट होता है, तो इलास्टिक मॉडुलस फॉर माइल्ड स्टील और बराबर होता है किसका, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ Fe 500 या 415, तो दोनों सेम होता है। तो इलास्टिक मॉडुलस फॉर हाई टेंसाइल स्टील नियरली द सेम ऑफ माइल्ड स्टील, दैट इज करेक्ट आंसर है। द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल कंक्रीट फॉर यूज फॉर प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। अगर देखा जाए प्री टेंशन में तो मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ होता है, प्री टेंशन में लॉसेज ज़्यादा होता है, 18% लॉस होता है, तो इसमें बड़ा क्यूब लेते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो हम लोग M40 यूज करते हैं मैक्सिमम, मतलब मिनिमम जो यूज होता है प्री टेंशन में M40 होता है, इससे कम यूज नहीं करते हैं।
और पोस्ट टेंशन में हम लोग लॉसेस कम होता है तो इसलिए हम लोग M30 यूज करते हैं मिनिमम। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पोस्ट टेंशन में जो मिनिमम यूज करेंगे वो कितना करेंगे M30, और प्री टेंशन में जो यूज करेंगे वो कितना करेंगे M40 और M30 30-40 क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा होता है, 18% होता है, पोस्ट टेंशन में 15% होता है, इसमें कम करते हैं। पोस्ट टेंशन में जो यूज होता है कंक्रीट वो कितना होता है M मिनिमम जो होता है कंक्रीट ग्रेड का वो M30 होता है, और पोस्ट टेंशन में कितना होता है M40 होता है। यहाँ पूछ रहा था प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन में ज़्यादा होगा दैट इज़ 30-40 के अप्रोक्स है ये, और पोस्ट टेंशन में कम होगा दैट इज़ 35। इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा 30 मिनिमम और पोस्ट टेंशन में जो होगा 40, लेकिन अप्रोक्स देखा जाए नियरली तो बी आंसर इसका सही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रा हाई स्टील वायर, जो कोल्ड ड्रा हाई स्टील वायर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज करता है बट इंक्रीज द डायमीटर। अगर कोल्ड ड्रा वायर का डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो जो स्ट्रेंथ है इसका डिक्रीज करता है कब? इसका डायमीटर अगर इंक्रीज करते हैं तो दैट इज बी। नेक्स्ट है प्री स्ट्रेस लॉसेस इन पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन। अभी हम लोग देखे थे प्री स्ट्रेस से जो लॉस होता है पोस्ट टेंशन में वो कम होता है इन कंपेयर टू प्री टेंशन। तो अगर इसमें पोस्ट टेंशन में अगर 15% है तो प्री टेंशन में कितना हो जाएगा 18% होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पोस्ट टेंशन पहले है फिर प्री टेंशन है। पोस्ट टेंशन में मेरा कम होगा, पोस्ट टेंशन में मेरा कम होगा, पोस्ट टेंशन में कितना होगा 15, और प्री टेंशन में कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से इसका कह सकते हैं कितना आंसर हो जाएगा 15 और 20, क्योंकि पोस्ट टेंशन में प्री टेंशन में लॉसेज ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन। इसलिए आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉन्क्रीट यूज ऑफ एंगुलर क्रस्ट एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ नेचुरल राउंडेड एग्रीगेट इफेक्ट। इन कॉन्क्रीट यूज ऑफ एंगुलर क्रस्ट एग्रीगेट यूज कर रहा है किसकी जगह पे? राउंडेड की जगह पे। तो राउंडेड में हम लोग जानते हैं कि राउंडेड की वजह से क्या होता है, वर्कबिलिटी इंक्रीज करता है, और एंगुलर की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है इन कॉन्क्रीट यूज ऑफ एंगुलर क्रस्ट एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ नेचुरल राउंडेड एग्रीगेट। तो इससे कह सकते हैं कि राउंडेड था पहले तो हम लोग एंगुलर किए तो वर्कबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो राउंडेड की वजह से क्या होता है, वर्कबिलिटी डिक्रीज करता है। राउंडेड एग्रीगेट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो वर्कबिलिटी का, और एंगुलरिटी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ का। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। द एंगुलर क्रस्ट आर यूज प्लेस द नेचुरल राउंडेड द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ द ग्रिप इफेक्ट किस पे इफेक्ट करेगा? तो किस पे इफेक्ट करेगा? तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पे ये इफेक्ट करेगा। अगर एंगुलर यूज करते हैं राउंडेड की जगह पे तो इफेक्ट किस पे करेगा? तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पे इंक्रीज करेगा। दैट इज मॉडुलस ऑफ रैप्चर इसका जो वैल्यू होता है 0.7 होता है। मॉडुलस ऑफ रैप्चर 0.7 FCK। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? पूछ रहा है एज के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो होगा तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ऑलवेज ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो 10 to 15% होता है किसका? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो पूछ रहा है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो जो होता है इंक्रीज करेगा एज के साथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल जो होगा इंक्रीज करेगा एज के साथ। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज के साथ इंक्रीज करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ओवरऑल मेरा इंक्रीज करेगा एज के साथ। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट का जो एग्रीगेट कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेडिंग किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड फाइन एग्रीगेट आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन। ठीक है, फाइन एग्रीगेट को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है लाइट वेट कंक्रीट है एग्जिबिट्स हाई श्रिंकेज देन नॉर्मल वेट। तो लाइट वेट कंक्रीट होता है जिसमें श्रिंकेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। सही है, तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल वेट कंक्रीट।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है लाइट वेट का वो कम होता है किसके कंपेयर में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल वेट। लाइट वेट है तो मॉडुलस ऑफ कम है, लाइट मतलब हल्का हो गया, हल्का है तो हल्का ही रहेगा, तो ये भी सही है। इसी वजह से जो होता है इसमें जो श्रिंकेज होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल वेट। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का एंडोरेंस लिमिट कितना होता है, 50% होता है। माइल्ड स्टील का जो एंडोरेंस लिमिट होता है 50% होता है। एंडोरेंस लिमिट ऐसा लिमिट होता है जिसके बिलो में कोई भी स्ट्रेस फेल नहीं करता है। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, एंडोरेंस लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू शॉर्ट टर्म स्टैटिक बिलो विच नो फेलियर अकर। विथ ऐसा लिमिट जिसके नीचे, वैसा स्ट्रेस लिमिट जिसके नीचे कोई भी स्ट्रेस फेल नहीं करे, नो फेलियर ऑफ स्ट्रेस बिलो दैट लिमिट इज नोन एज एंडोरेंस लिमिट। तो एंडोरेंस लिमिट जो होता है माइल्ड स्टील का वो कितना होता है, 50% होता है। ऐसे कह सकते हैं 50%, दैट इज बी। नेक्स्ट है विच विद द इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। रेट ऑफ लोडिंग को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा। रेट ऑफ लोडिंग जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मेरा इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है फॉर द गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट का जो रेशियो है अगर हम इंक्रीज करते हैं, वाटर और सीमेंट का जो रेशियो अगर इंक्रीज करते हैं तो श्रिंकेज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फॉर ए गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट इंक्रीज द श्रिंकेज। वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो श्रिंकेज मेरा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है सेशन रीजन का है द नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंटरिंग ऑफ रिचर मिक्स इज हायर देन दैट ऑफ लिनर मिक्स। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा ड्यू टू एयर एंटरिंग रिचर मिक्स इज हायर। रिचर मिक्स में जो होगा वो ज़्यादा लॉसेस होगा इन कंपेयर टू लिनर मिक्स। सही है, किसके वजह से, एयर इंटरमेंट के वजह से। एयर इंटरमेंट में जो स्ट्रेंथ होता है अगर एयर इंटर करता है कंक्रीट में, इसके वजह से स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, और जो स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा वो रिचर मिक्स में ज़्यादा डिक्रीज करेगा इन कंपेयर टू लिनर मिक्स। इफेक्ट ऑफ एयर इंटरमेंट ऑन द इम्प्रूविंग वर्कबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स दैन द लिनर मिक्स। क्यों होता है, क्योंकि वर्कबिलिटी जो होता है लोग जानते हैं कि एयर एंटरिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्कबिलिटी के। अगर एंट्री ज़्यादा करेंगे तो वर्कबिलिटी मेरा कंक्रीट का बढ़ेगा। यहाँ से कह सकते हैं कि ये मेरा सही था। और क्यों सही था, क्योंकि एयर जो होता है, वर्कबिलिटी जो होता है, एयर इंटरमेंट जो होता है वर्कबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्मॉलर इफेक्ट करता है रिचर मिक्स में इन कंपेयर टू लिनर मिक्स। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मेरा सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड। मान लिया जाए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, अगर मान लिया कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्ट्रेंथ होता है, मान लिया स्टील रॉड है, जो स्ट्रेंथ होता है इसमें किसके वजह से होता है, तो यही पूछ रहा है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। अगर यहाँ पे कंक्रीटिंग किया हुआ है, इसमें हम लोग स्टील इंसर्ट किए हैं, तो जो इसमें स्ट्रेंथ होगा तो किसके वजह से होगा, तो स्टील प्रॉपर्टीज़ के वजह से होगा, स्टील प्रॉपर्टीज़ के वजह से होगा, कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ के वजह से होगा, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा इसमें, तो कंक्रीट का जो प्रॉपर्टीज है उसके वजह से भी होगा, स्टील का प्रॉपर्टीज है उसके वजह से होगा, और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अगर श्रिंकेज है तो उसके वजह से भी होगा। तो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन देखा जाए तो वहाँ पे डी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा तीनों के वजह से इफेक्ट पहुँचाएगा, दैट इज़ डी। इस तरह से हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग इसको देखें 120 से लेकर के, हम लोग इसको इस पार्ट में हम लोग देखें 120 से लेकर के 160 तक के क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। इस पार्ट में इतना ही रन रहता है। नेक्स्ट पार्ट इससे फिर करेंगे तो 160 से आगे का जो है उसमें सॉल्व करेंगे।